वेलकम बच्चों। आज के लेक्चर में हम कोलिजन थ्योरी डिस्कस करेंगे जो ट्राउट और लुइस नाम के दो साइंटिस्ट ने दी। कोलिजन थ्योरी किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है। कोलिजन थ्योरी जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट्स हैं उनको रिजिड स्फीयर्स अज्यूम किया जाता है। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनको क्या माना जाता है? रिजिड स्फीयर माना जाता है, एक ठोस गोले की फॉर्म में माना जाता है। क्लियर? अब कोलिजन थ्योरी क्या क्या बातें बोलती है उन्हें वन बाय वन हम समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। सबसे पहली बात बोलती है कोलिजन थ्योरी, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द कोलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन करने की वजह से होती है, मतलब टकराने की वजह से होती है। दूसरी बात क्या बोलती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में पर सेकेंड होने वाली कोलिजन्स की नंबर को क्या कहा जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तीसरी बात बोली जाती है वैल्यू ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर बाइनरी कोलिजन। बाइनरी कोलिजन के लिए जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? 10 टू दी पावर 25 से 10 टू दी पावर 28 कोलिजन पर सेकेंड तक होती है। बाइनरी कोलिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी कोलिजन का मतलब होता है व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो ऐसी कोलिजन्स को बोला जाता है बाइनरी कोलिजन्स। तो बाइनरी कोलिजन्स की नंबर क्या होती है? मैक्सिमम होती है पर सेकेंड यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में। आ रही है बात समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट बात क्या बोली जाती है? एवरी कोलिजन डजंट ब्रिंग केमिकल चेंज। इसका मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलिजन तो करते हैं पर हर कोलिजन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की हर कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगली बात क्या बोली जाती है? कोलिजन्स व्हिच एक्चुअली गिव प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। वो कोलिजन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, प्रोडक्ट देती है, ऐसी कोलिजन्स को क्या कहा जाता है? इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्या बात बोली जाती है? नेक्स्ट बात बोली जाती है जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं उनमें से इफेक्टिव कोलिजन बहुत कम होती है। इफेक्टिव कोलिजन्स आर फ्यू एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स में से इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होती है? बहुत कम होती है। और इफेक्टिव कोलिजन ही क्या देती है? प्रोडक्ट देती है। मतलब बाकी जो कोलिजन है वो सब क्या है? फालतू है। ठीक है? तो लास्ट क्या बोला जाता है? कोलिजन्स दैट डू नॉट फॉर्म प्रोडक्ट्स आर इनइफेक्टिव कोलिजन्स। जो कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करती है उन्हें क्या बोला जाता है? इनइफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। इसका मतलब इन सब से हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकला? कोई भी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन की वजह से होती है और तभी प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद में सभी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। मतलब सभी रिएक्टेंट कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। उन टोटल कोलिजन में से कुछ ही कोलिजन किसमें कन्वर्ट हो पाती है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाती है। ऐसी कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। और बाकी जिन कोलिजन्स से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है ऐसी कोलिजन्स को इनइफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। उसके अलावा रिएक्शन मिक्सचर में यूनिट वॉल्यूम में पर सेकेंड होने वाली कोलिजन्स की नंबर को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। पर सेकेंड जितनी ज्यादा कोलिजन्स होगी उतनी ही ज्यादा उनमें इफेक्टिव कोलिजन्स होगी, तो उतना ही ज्यादा रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। आ रही है यहां तक बात समझ में? अब आगे कोलिजन थ्योरी में कोई भी कोलिजन इफेक्टिव कब होती है? तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो बैरियर्स को जब कोई कोलिजन क्रॉस कर जाती है
तो उस कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन माना जाता है। मतलब तब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कौन कौन से बैरियर है जिनको क्रॉस करने पर कोई कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बोली जाती है, वो आगे हम देखते हैं। सबसे पहला बैरियर है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर क्या बोलता है? कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तब होगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होगी। उस एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा होगी तब उनकी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोला जाएगा। मतलब तब उनकी कोलिजन किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must possess to make chemical reaction to occur is called threshold energy। आ रही है बात समझ में? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, तभी उनकी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोला जाएगा। और ऐसी एनर्जी को क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट possess टू मेक केमिकल रिएक्शन टू अकर। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो एनर्जी के बराबर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है तो वो कोलिजन के थ्रू क्या बना सकते हैं? प्रोडक्ट बना सकते हैं। मतलब तब उनकी कोलिजन को क्या बोला जाएगा? इफेक्टिव कोलिजन बोला जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है तो वो कोलिजन करेंगे, ऐसी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगी और उससे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। आ रही है बात समझ में? अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो उनकी कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोलेंगे, मतलब उनसे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? इसे हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखो इधर यहाँ पे मैंने इसको लिया है एक्स एक्सिस पे एनर्जी को और वाई एक्सिस पे लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इनके बीच में ये ग्राफ इस तरीके का मिला। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एक तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अलग अलग है, ठीक है। अब जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, इस एनर्जी को मैंने क्या बोला? ETH, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल या इससे ज्यादा होगी, वही मॉलिक्यूल जब कोलिजन करेंगे तो उनकी कोलिजन से क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी वाले ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये कोलिजन करेंगे तो इनकी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, मतलब रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? सेकेंड जो बैरियर है वो है ओरिएंटेशन बैरियर। इसके अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन तब हो पाएगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन से होनी चाहिए, मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन से अटैक करेंगे तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का डिसोसिएशन इजीली हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। NO2 और NO2 की रिएक्शन से N2O4 का फॉर्मेशन होना है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे दो टाइप से ये कोलिजन मैंने बताई हुई है। जब
एक NO2 मोलेक्यूल इस डायरेक्शन से और दूसरा NO2 मोलेक्यूल अपोजिट डायरेक्शन से कोलिजन करने के लिए आता है, तो नाइट्रोजन एटम का दूसरे मोलेक्यूल के नाइट्रोजन एटम से इजीली कांटेक्ट होता है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इजीली, और हमें इजीली क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। ऐसी कोलिजन को क्या बोला जाता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। जबकि एक NO2 मोलेक्यूल इसी डायरेक्शन से आ रहा है, जबकि दूसरा NO2 मोलेक्यूल इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे जब इनके बीच कोलिजन होगी तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम का इजीली कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इजीली बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। यहाँ पे है नो बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा या इजीली नहीं बनेगा। आ रही है बात समझ में? इस टाइप की कोलिजन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर कोलिजन या इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, ठीक है। और इससे या तो बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा या बिल्कुल प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए कोई भी कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए दो चीजें रिक्वायर है। पहली चीज, मोलेक्यूल्स की एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, उसके इक्वल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, मोलेक्यूल्स के जो कोलिजन का ओरिएंटेशन है, उनके कोलाइड करने की जो डायरेक्शन है, वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तभी मोलेक्यूल्स की कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। आ रही है बात? आगे देखो बेटा, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो दो फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन कौन से वो दो फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा फैक्टर है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा फैक्टर है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इसका मतलब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट लिखी जाए इसके अकॉर्डिंग, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो रेट इक्वल्स टू, जिसको dx/dt से हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो क्या होगी, Z × F के इक्वल होगी। आ रही है बात बेटा यहाँ तक समझ में?